Hello guys, today we'll discuss the parliamentary legislation in the state field. ठीक है, my name is Rohit Mandhan. The first point is in federalism, the balance between the center and the state cannot be disturbed by one of them unilaterally. तो हमने देखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट्स होती है, फेडरल गवर्नमेंट्स में एक खास बात होती है फेडरल गवर्नमेंट्स की कि क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर ना दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होल्ड्स ए वेरी इंपॉर्टेंट की पोजीशंस. अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगी तो दोनों के दोनों सेंटर और स्टेट आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे. और इसी के लिए सेफ्टी वॉल प्रोवाइड किया हुआ है एक जुडिशियरी के थ्रू. ठीक है, जुडिशियरी के थ्रू क्या है कि जब भी अगर कोई मैटर आएगा सेंटर स्टेट के बीच में, अगर कोई लड़ाई होगी लीगल मैटर्स में, नॉट ऑन दी पॉलिटिकल नेचर्स में नहीं होगा. ठीक है, वो सीधी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट की. तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन के तहत क्या करता है, डिस्कशन करता है और उसमें कोई मैटर होता है उस पर रोल करता है, बहुत बार रोल कर भी चुका है. ठीक है, तो एक ये सेफ्टी बोर्ड है कि सेंटर स्टेट आपस में बीच में ना उलझे, क्योंकि जब रिओर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का बहुत सारे ऐसे मैटर्स हुए जो बीच में बोन ऑफ कंटेंशन बनते रहे. लगातार सेंटर और स्टेट के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन रहते हैं, इश्यूज लगातार रहते हैं, क्योंकि तो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल जो पार्टीज है उनकी गवर्नमेंट रहती है, लाइक बंगाल में, स्टेट्स में, सेंटर्स. तो बहुत सारे इश्यूज लगातार इश्यूज होते रहते हैं. तो उन सब चीजों को देखते हुए तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल होता है. इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर्स होती है सेंट्रल और स्टेट की, उनको बिल्कुल क्लियरली एक तरीके की क्लियरली डिफाइन करता है. और क्लियरली कैसे क्या करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्केड्यूल्स ने 7 स्केड्यूल प्राइवेट है, 7 स्केड्यूल में क्लियरली जो है पावर्स को दिया हुआ है कि भाई ये सेंटर की पावर है, ठीक है, ये स्टेट की पावर है, भाई ये कंकरेंट डिशेस पे दोनों बना सकते हैं, और कुछ रेसिड्यूरी पावर है जो सेंटर को दे दी गई है. ठीक है, तो फेडरलिज्म में रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस का एक तरीके का क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन की तरह काम करता है, पर इसके बिना उनका काम चलने वाला नहीं है. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि ए चेंज इन द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैन बी अफेक्टेड only by an amendment of the constitution which is not always easy to effectuate because of the rigid process. तो दूसरा चीज क्या है कि ठीक है भाई, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा फेडरल सिस्टम्स में. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद जो सेंट्रल स्टेट की जो चीजें है, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, या फिर सेंटर स्टेट के बीच में मान लीजिए कोई पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उसको कोई भी पार्टी यूनिलेटरली अमेंड नहीं कर सकती. ठीक है, तो इसमें यही बोला गया कि भाई ठीक है, ए चेंज इन द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होगा आर्टिकल अंडर 368 के सेकंड पार्ट के तहत होगा. भाई ठीक है, आपको पार्लियामेंट से आपकी कैसी स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी, और प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का, जो हाफ ऑफ द स्टेट है उनका स्टेट का कंसर्न चाहिएगा. उसके बिना आप जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट क्या है कि भाई देयर में अराइज एन इमरजेंसी इन द कंट्री व्हेन सेंट्रल लॉ ऑन ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट में बी एन अर्जेंट नीड ऑफ टाइम. भाई कुछ समय ऐसा आ सकता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ गई कि भी सेंटर को लॉ बनाना पड़ सकता है. तो ठीक है, तो देयर मे अराइज एन इमरजेंसी इन द कंट्री व्हेन सेंट्रल लॉ ऑन ए मैटर इन ए स्टेट लिस्ट में बी अर्जेंट. तो इफ दिस कैन नॉट बी डन विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफिकल्टी मे बी फेल्ट इन टेकिंग इफेक्टिव स्टेप टू मीट द सिचुएशन. भाई आपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट अगर आप करना चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो बहुत रिगिड है, तो वो तो इतनी जल्दी होने का नहीं अमेंडमेंट. तो आप उस लॉ पे, उस मैटर्स पे लॉ कैसे बनाएंगे, वो सोचने वाली बात है. तो कैसे उस पे लॉ बनाया जाएगा, तो दीज प्रोविजंस प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेफ्टी वॉल टू द फेडरलिज्म. तो यही इसलिए ही कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप में मतलब ये चीजें, ये प्रोविजंस अपने अंदर रखी हुई है कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिगिड है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कोई यूनिलेटरली भाई जो है उसको कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता. ठीक है, तो इनके चलते मान लिया अगर कोई इमरजेंसी पॉइंट आ गया कुछ ऐसी, अब अमेंडमेंट करना पड़ेगा उस लॉज पे, या वो लॉ पे सेंटर को तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा. अब उसमें अगर सेंटर को एक्शन लेना पड़ेगा तो भाई वो कैसे लेगा सेंटर एक्शन, तो उसको तो इतने जल्दी काम कर नहीं सकता. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने ये प्रोविजन इसमें डाल दिए पहले से ही. भाई देखो ये प्रॉब्लम्स, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उनका विजन कितना लंबा विजन था उस चीज को देखो. तो सबसे पहला जो प्रोविजंस आता है इस चीज में, वो आता है आर्टिकल 249. आर्टिकल 249 क्या कह रहा है, आर्टिकल 249 कह रहा है कि इफ राज्यसभा डिक्लेयर्ड, इफ
if Rajya Sabha declared by a resolution supported by 2/3 of the member present and voting, ध्यान दो यहाँ पे 2/3 member of present and voting that is necessary or expedient in the national interest that parliaments would make laws with respect to a matter in the state list specified in the resolution। भाई अगर राज्यसभा को लगता है कि ठीक है ये मैटर कोई अर्जेंट इंपोर्टेंस का आया और तो फिर राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा कर देगी उस पर भी, इस पे हम एक 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे और रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को इस चीज पे अलाउ कर देंगे कि भाई पार्लियामेंट अब इस मैटर पे लॉ बना सके। ठीक है, अब लॉ बना सकेगी। अब इसको प्रोविजंस को देखते हैं क्या करेगा। इट बिकम्स लॉफुल फॉर द पार्लियामेंट विन लॉज फॉर द पूल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैक्सिमम टाइम इस लॉज का जो मैक्सिमम टाइम रहेगा वो 1 ईयर तक रहेगा। ठीक है, ये पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि वो पूरे कंट्रीज के लिए बनाना चाहते हैं कि एक पार्ट के लिए बनाना चाहते हैं उस लॉज को। भाई जिस पार्ट में इमरजेंसी अर्जेंट है वहां पे बना सकते हैं। मैक्सिमम टाइम इसका 1 ईयर रहेगा। अगर 1 ईयर से बढ़ाना है तो हर बार राज्यसभा को रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, बिकॉज राज्यसभा, अब राज्यसभा को ये पावर क्यों दी, राज्यसभा को ये पावर इसलिए दी क्योंकि राज्यसभा क्या है भाई, राज्यसभा में जो नुमाइंदे हैं वो उन्होंने किन्होंने भेजे हैं, उन नुमाइंदों को स्टेट्स के जो एमएलए हैं उन्होंने उस पर वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स है। अगर राज्यसभा जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट तो फाइनल राइट्स उनको दे दिया कि भाई सेफ्टी वॉल्स के बीच में इसको इंटरमीडिएटरी बना देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ ड्यूरिंग दी कोरियन वार इन 1950s में, क्या हुआ जब कोरियन का वार हुआ था 1950s में, तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाज इनेक्टेड फॉर कंट्रोलिंग ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अ स्टेट डज नॉट लूज इट्स पावर टू मेक लॉ ऑन दैट मैटर बट सब्जेक्ट टू रिपग्नेंसी। रिपग्नेंसी का मीनिंग क्या होता है भाई, अगर मान लिया राज्यसभा ने स्टेट को अलाउ कर दिया कि आप इस मैटर्स पे आप लॉ बना लीजिए। ठीक है, अब हो गया ये मैटर तो ठीक है। अब बट हुआ क्या है कि भाई अब अगर स्टेट को मान लिया कुछ लॉज या कुछ आपने, भाई हमारी जो कंट्री है बहुत डाइवर्स है। ठीक है, तो डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, तो हर कंट्रीज का हर स्टेट्स का एक सिचुएशंस है। तो उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मान लिया उसको लॉज को अमेंड करना हुआ, थोड़ा लॉज अपने से एडिशन करना हुआ, तो स्टेट ऐड कर सकता है। बट रिपग्नेंसी मतलब रिपग्नेंसी है कि दो जो सेंटर का लॉ और स्टेट का लॉ आपस में कॉन्ट्रावीन नहीं करने चाहिए भाई, वो दोनों के दोनों कंट्रावीन नहीं करने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, दोनों एक डायरेक्शन में अलाइन होने चाहिए कि जो दोनों का जो मोटिव है वो एक ही हो। अगर मोटिव दोनों का डिफरेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव दोनों का डिफरेंट, इसका हम लोग कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रावीन नहीं करनी चाहिए, आप एडिशन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा प्रोविजन क्या है, दूसरा प्रोविजन है आपका आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 क्या कह रहा है कि व्हेन देयर इज ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ एनी लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, अगर मान लिया देश में इमरजेंसी लगी लाइक जो 1975 में लगी थी, तो उस समय पे क्या है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है। हेयर आल्सो स्टेट डज नॉट लूज इट्स पावर बट सब्जेक्ट टू रिपग्नेंसी। ओके, तीसरा केस क्या है, आर्टिकल 252 दिस प्रोवाइड्स फॉर डेलीगेशन ऑफ पावर बाय 2 और मोर स्टेट्स टू द पार्लियामेंट। इसमें इस केस में क्या होता है 252 के, अगर मान लिया 2 और मोर स्टेट्स चाहते हैं कि भाई ये हमारा कोई सब्जेक्ट मैटर है, इस सब्जेक्ट मैटर पे पार्लियामेंट को दिया जाता है कि पार्लियामेंट इस पर बेटर लॉ बनाए। ठीक है, तो any law so enacted by parliament can apply to any other state by which it is adopted आफ्टरवर्ड बाय रेजोल्यूशन। भाई अगर कोई लॉज बना दिया पार्लियामेंट ने, तो अगर अदर स्टेट भी इस लॉ को अडॉप्ट करना चाहते हो सब्जेक्ट मैटर पे तो कर सकते हो सेम रेजोल्यूशन को पास करके। ठीक है, हेयर स्टेट सरेंडर और एब्डिगेट हिज पावर। यहाँ पे क्या करता है, जो सरेंडर है ना, जो स्टेट है वो अपनी जो पावर है उनको एब्डिगेट कर देता है। ठीक है, पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन दैट मैटर, मतलब जिस मैटर पे स्टेट ने ये एक रेजोल्यूशन बना करके पार्लियामेंट को दिया, ठीक है भाई पार्लियामेंट ले लीजिए हमारा ये लॉ, तो इस समय पे जो स्टेट्स है वो अपनी पावर को लूज करता है। ये डिपेंड करेगा पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट उसको वापस वो पावर दे रही है कि नहीं दे रही है। भाई पार्लियामेंट कई बार दे देती है लॉ को रिपील करके। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे अर्बन लैंड, जब लैंड रिफॉर्म हुआ, अर्बन लैंड सीलिंग रेगुलेशन एक्ट 1976, तो ये लॉ दे दिया गया। ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड और रिपील इट इन मैनर लेड डाउन अंडर आर्टिकल 252 में। तो भाई अगर मान लिया कोई भी मैटर लॉज बनाया है तो उस पर पार्लियामेंट ही उसको रिपील कर सकती है और पार्लियामेंट ही उसको अमेंड कर सकती है। देयरफॉर पार्लियामेंट कैन ओनली अमेंड और रिपील आफ्टर अ स्टेट पास रेजोल्यूशन इन दिस सेम मैनर। भाई अगर पार्लियामेंट उसको कब करेगी, पार्लियामेंट उसको तभी अमेंड भी करेगी और रिपील भी करेगी, मान लिया स्टेट को दोबारा लगा
कि भाई इस मैटर पे दोबारा से लॉज बनाओ, या ये लॉज पुराना हो गया इसको आप रिपील कर दो, दूसरा बना दो, या आप इसको रिपील कर दो, हमारी पावर आपस में दे दो। ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट पे। ठीक है। फोर्थ प्रोविजन भी कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटी का क्या मतलब है भाई? आर्टिकल 253 जो है कन्फर्स ऑन पार्लियामेंट द कैपेसिटी टू लेजिस्लेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज आया, उस पर अगर मान लिया कोई लॉ बनाना पड़ा इंटरनेशनल ट्रीटीज पे, तो पार्लियामेंट नहीं पूछेगा स्टेट से भाई हम तुम्हारी पावर पे लो, तब उस समय पे केस पे स्टेट लिस्ट पे भी वो लॉज बना सकता है। तीसरा हमने देखा कि इमरजेंसी प्रोविजंस पे तो हमने देख ही दिया। ठीक है। एक्सपेंसिव नेचर ऑफ द अर्बन सम यूनियन एंट्रीज। For example, Parliament can take any industry under central control while declaring that कि its control by the union is expedient in the public interest। तो expensive natures of the some union entities की, तो यहाँ पे अगर मान ले लगता है कि पार्लियामेंट को कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ लेना है तो वो ले सकता है। थैंक यू गाइस।